राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली को अनुच्छेद 55 के तहत वर्णित किया गया। अनुच्छेद 55 के तहत वर्णित किया गया जो एकल संक्रमणीय पद्धति प्रणाली जो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा कराया जाता है। एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा कराया जाता है। बताइए ये पद्धति क्या, कोई बताएगा? पुराने स्टूडेंट, एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है? पहली बात तो कल मैंने अनुच्छेद 54 में आपको बताया था कौन कौन वोट डालता है। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली पार्टी दिल्ली, और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य। कितने लोग वोट डालते हैं ना। मान लीजिए कल मैंने इनके मतों का तुमको सिस्टम में निकलवाना बताया था कि टोटल विधानसभा क्षेत्र, टोटल जनसंख्या बटे विधायकों जितने चुने गए उनकी संख्या डिवाइड बाई 1, तो अनुपात बन जाएगा इनका कितना मूल्य होता है। अब मान लीजिए किसी लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद इन सबको मिला के मान लीजिए 1000, एक मोटा मोटा बना रहे हैं, रेशियो बनाने के ना, 1000 बने वोटे, 1000 वोट डालने बने, मतलब लोकसभा सदस्य तो हमारे 543 है और इनके 233 है। ये सब मिला के निकले थे हमारे 776, है ना। लेकिन हम माने लेते इसको, इसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 776 डिवाइड बाई 1 प्लस डिवाइड बाई 2, 776 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो जितना भी आ जाएगा 2 3 6 2 7 14 2 8 16 16 प्लस, मतलब कि जिस 389 वोट लाने पड़ेंगे जिसको जीतना है राष्ट्रपति, वो बच्चा जो बताया था ना, वो मत का अनुपात क्यों, मतलब किसकी मत में कितना दम होगा। मैंने बताया था जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है उस राज्य के विधायक की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब वो वोट डालने हो सकता है उसकी 10 वैल्यू की नहीं जाए, और किसी राज्य की जनसंख्या कम हो तो सकती है उसकी वैल्यू 5, तो वो वैल्यू निकालने बताया था। लेकिन मान लीजिए जैसे टोटल 1000 वोटर्स हुए डालने वाले, तो राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कितने उनके पक्ष में होना चाहिए? 500 प्लस 1, कितना होना चाहिए। अब एकल संक्रमणीय पद्धति होती क्या है, जरा इसको पहले लिख लो और फिर समझाते हैं। देखना आज आपको समझ में आएगा कैसे राष्ट्रपति बनता है। पहले एकल संक्रमणीय विधि द्वारा कराया जाता है। इस पद्धति में प्रत्येक मतदाता प्रत्येक उम्मीदवार को अपना मत देता है, परंतु मतदाता अपने मत का प्रयोग वरीयता क्रम के अनुसार करता है या करते हैं? वरीयता क्रम के अनुसार करता है, आप लिख करते हैं। नई लाइन से लिखिए। निर्वाचन के बाद प्रथम चक्र की जनगणना में
प्रथम चक्र की जनगणना में अगर किसी उम्मीदवार को 50% प्लस 1 किसी उम्मीदवार को 50% प्लस 1 मत प्राप्त हो जाते हैं तो वह राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। अब फिर नई लाइन से लिखेंगे, अगर नहीं प्राप्त हुआ तो क्या होगा, तो वह राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। नई लाइन से लिखिए, परंतु अगर किसी उम्मीदवार को 50% प्लस 1 मत नहीं हासिल होते तो द्वितीय चक्र की जनगणना कराई जाती है। द्वितीय चक्र की जनगणना कराई जाती है। द्वितीय चक्र की मतगणना कराई जाती है, जिसमें सबसे कम मत वाले उम्मीदवार को चुनाव प्रक्रिया से बाहर करके उसके मतों को बाकी उम्मीदवारों में पुनः बांट दिया जाता है। वरीयता क्या है? मेरा मतलब सुनिए, जैसे ए व्यक्ति चुनाव में खड़ा है, बी खड़ा है, सी खड़ा है, डी खड़ा है, 4 व्यक्ति चुनाव में खड़े हैं। इधर कुछ समझिए जो मैं कह रहा हूँ। इधर मैं लिखे दे रहा हूँ उम्मीदवार या कैंडिडेट, और इधर मैं लिखे दे रहा हूँ वोटर 1, वोटर 2, वोटर 3, वोटर 4, ऐसे करके 1000 वोटर मैंने बनाया है ना, देखो 500 प्लस 1 है ना, तो मैं 1000 वोटर करवाऊंगे। तो ऐसे कि सब लोग वोट डालने आएंगे और डाट 1000 वोटर। ये व्यक्ति चुनाव में खड़ा है, पहला व्यक्ति आया, उसने अपनी पहली वरीयता चारों में देखा, मुझे सबसे सही उम्मीदवार लग रहा बी व्यक्ति, इसको पहला मत दे दिया, दूसरा दे दिया बी व्यक्ति को, तीसरा दे दिया बी को, चौथा दे दिया इसको। ठीक, फिर दूसरा व्यक्ति वोट डालने आया, इसने इसको पहला दे दिया और इसको तीसरा दे दिया, इसको दूसरा, इसको चौथा। फिर तीसरा व्यक्ति वोट डालने आया, इसने भी अपनी वरीयता ए को दे दी, इसको चौथी वरीयता, इसको तीसरी और इसको दूसरी दी। और इसने आया, इसने मान लो 2, 1, 3, 4 ऐसे वरीयता देते चलेगा। अब देखा जाएगा, सुनो इधर सुनो, कितने व्यक्तियों ने, अगर 1000 लोगों ने वोट डाला है और 1000 लोगों में से 500 प्लस 1 मतलब 501 वोटर ने अगर ए को पसंद किया,
मान लीजिए इसको पसंद मैं नहीं बनवाता हूँ पहली, क्योंकि पहली तो नॉर्मल प्रथम चक्री, मैं मान लो इसको मिले 400 होते हैं, ठीक, इसको मिले 200, 4 2 है, और इसको 100 मिल गए 7, इसको मिल गए 300। प्रथम चक्री जनगणना हुई और चेक किया गया कि किसी को 500 + 1 मतलब 501 वोटें मिली। देखो ये था ना 1000 में 501 चाहिए। अब प्रथम चक्री जनगणना की गई, किसी को नहीं मिला। अब जब नहीं मिला तो फिर देखा जाएगा सबसे कम वोटर कौन है, सी। अब सी को यहाँ से चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, तुम भैया निकलो, तुम बेकार आदमी। लेकिन निकलने के बाद फिर होगा तुम्हारी वोटें कितनी, सी 100। अब 100 वोटों में देखा जाएगा दूसरी वरीयता इसने किसको दी थी, दूसरी वरीयता ए को दी थी। तो इसकी फिर 100 वोटों में सब क्या देखा जाएगा कि 100 वोटों में जितने 100 लोगों ने वोटें डाली उसने दूसरी वरीयता किसको दी थी। मान लीजिए इन 100 वोटों में से 60 लोगों ने ए को वरीयता दी थी और 10 लोगों ने बी को वरीयता दी थी और 15 लोगों ने इनको दी थी, 15 लोगों ने इनको दी थी। तो इस हिसाब से 100 को डिवाइड कर लिया जाए। अब द्वितीय चक्र की जनगणना की गई, इनको हो गए 460, इनके हो गए 210, इनके हो गए 115, इनका तो काम ही खत्म हो गया। तो अब इनको वोट, इनकी वोट सुधारिए, इनको वोट न देके फिर वरीयता देखी जाएगी। इनकी वरीयता किसमें जा रहा है, उसमें जोड़ा जाएगा। मान लीजिए मैं इन पर जोड़ दिया है ना, तो 15 10 कितना हो जाएगा, 25, 4 भी 50, ठीक। तो ये हो जाएगा इनका 225 टोटल बन गया, इनका 315। अभी भी देखो इनका 460 नहीं पहुंचा, तो फिर जो सबसे कम वाला कौन, 325 हुआ। फिर अब की बार इनको हटाया जाएगा पद से। अब इनके 225 वोट जहां अब की बार बांटे जाएंगे तब फिर जो है राष्ट्रपति चुना जाएगा। लेकिन हालांकि अभी तक सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ है, जनगणना ही तो पहली बार में बन जाते हैं लगभग। राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली में एकल संक्रमणीय विधि अपनाई जाती है, जिसकी प्रमुख आलोचनाएं हैं। क्या आलोचना आपके दिमाग में आने चाहिए वो चीज देखो, मैं बता रहा हूँ, है ना। जिसकी प्रमुख आलोचनाएं, इसकी प्रमुख आलोचनाएं। अब चाहे तो इस सिस्टम को आपको बनाना चाहिए, इस बच्चे ने बनाएगा तो वही आगे चल के क्लियर, यहीं से जिंदगी नहीं आपकी खत्म है ना। आगे तक मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ आपको कि आप यूपीएससी का भी पेपर देंगे ना तो कुछ भी बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं, यही नोट्स पढ़ना सिर्फ। हाँ, अगर आप सब्जेक्टिव यूपीएससी में आगे लेते हैं पॉलिटिकल साइंस तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज चारों पेपर अगर आते हैं तो यहीं से आपकी कोचिंग है। तो हम कह रहे थे कि आलोचना क्या, पहली आलोचना लिखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली एकल संक्रमणीय विधि से अपनाई गई है, जो एकल संक्रमणीय विधि से अपनाई गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में एकल संक्रमणीय विधि अपनाई गई है, जो आम नागरिक को समझ पाना, बहुत ही दुष्कर प्रणाली, जो आम नागरिक को समझ पाना बहुत ही दुष्कर प्रणाली। अब तुमको बताएं, इन 1000 सांसदों में बच्चा, कुछ ऐसे सांसद और विधायक आते हैं, सुनो तो, तुम आम नागरिक तो बात जान दो, इन 1000 सांसद और विधायक में से कुछ ऐसे सांसद विधायक होते हैं जिनको कहा जाता है राष्ट्रपति का चुनाव है वोट पड़ेंगे, तो वो जानते हैं कि हाँ कहीं का वोट देगा। पार्टी जैसे बीजेपी पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे, क्या नाम इनका जो खड़े थे, कोविंद, तो इनको पता है रामनाथ कोविंद को वोट देना, बीजेपी का आदेश, तो रामनाथ कोविंद को तो वोट दे देंगे आगे। लेकिन दूसरा कौन खड़ा है, किसको वरीयता देना, ये नहीं दे जाएंगे। पहले आप सुनो, जैसे इसमें ये प्रणाली हुई थी और 400 लोगों ने पहली चॉइस कर दिया था रामनाथ कोविंद को और इनको नहीं प्राप्त हुआ मान लीजिए,
और कुछ विधायक इनमें से कम 1,000 ऐसे मिलेंगे, 50 विधायक सांसद ऐसे मिल जाएंगे जो ये वरीयता देंगे ही नहीं, सिर्फ पहले वोट देके चले आएंगे। ठीक, तुम्हारी वोट मानी जाएगी, लेकिन बाई चांस सोचो अगर ऐसी समस्या फंस जाए तब फिर क्या करोगे? फिर अगर तुमने वरीयता दी होती तो वोटें बढ़ती चली जाती, और तुम वरीयता नहीं दी हो तो तुम्हारी वोट फंस गई ना, तब क्या होगा? तो कहाँ से लिख चुके चलिए को उसका के समझने का है ना। अगला लिखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में वरीयता क्रम अपनाया गया, परंतु अगर कोई मतदाता वरीयता क्रम में मत नहीं देता है, वरीयता क्रम में मत नहीं देता है, कोई मतदाता वरीयता क्रम में मत नहीं देता है, तो इस दशा में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से कराया जाएगा? किस विधि से कराया जाएगा? किस विधि से कराया जाएगा? इससे संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया गया। इससे संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया गया। ये क्वेश्चन दिमाग में उठना चाहिए। मान लीजिए किसी ने वरीयता नहीं दी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या उठना चाहिए? देखो यहाँ हमने कहा था 500 + 1 वोट, मतलब 501 वोटर चाहिए। कंडीशन ऐसी बन जाए कि 2 उम्मीदवार बच्चा खड़े थे, है ना, ए और बी, और दोनों को 500 मिल जाए। अब क्या हुई? वोट को बाहर वाला डाल नहीं सकते, वोट वही लोग डालेंगे, तो फिर समस्या फंसी ना। फिर ये भी पॉइंट लिखिए, आलोचना मतलब प्रणाली अपनाई हो गई, इसकी आलोचना नहीं रहे आप, क्या कमियां हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर 2 उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त हो जाते हैं, 2 उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त हो जाते हैं, तो इस दशा में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से कराया जाएगा? तो इस दशा में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस दशा में कराया जाएगा? इसका भी कोई उचित प्रावधान नहीं किया गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा। क्यों अखिलेश, समझ में आई बात? अब आज देखना इस पद्धति को और एक बार फिर से समझ। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन, अब इससे 3-4 पॉइंट बेहतरीन क्वेश्चन बन जाएंगे। राष्ट्रपति निर्वाचन किस पद्धति द्वारा अपनाया जाता है, या राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या पद्धतियाँ होती हैं, आपसे पूछ लेगा। पहले एकल संक्रमणीय विधि, फिर उसके बाद वरीयता क्रम, या तीसरा दे सकता है इसमें जो है 50% + 1 वोट होने चाहिए, और चौथा कोई ऐसा दे दे कि इसके चुनाव में जो है समस्त लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के प्रतिनिधि वोट डालते हैं। अब बताइए क्या गलत होगा? लास्ट वाला ना, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य डालते, सभी नहीं डालते, है ना। तो इस बिंदु को समझ के रखना। अब हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने अनुच्छेद में? 61 और राष्ट्रपति पर महाभियोग, और
अब राष्ट्रपति पर महाभियोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, 61 पर तो है ही, आप लोग एग्जाम तक सही है, लेकिन अगर आप अच्छा एग्जाम देना चाहें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की दो विधियां, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, इसके पहले कभी नहीं समझ में आएगी। तो देखिए पहले देखिए अनुच्छेद 56 क्या कहता है, दोनों में क्लियर किए देता हूँ वन लाइनर है, और उसके बाद फिर इसका डिटेल पढ़ाते तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अनुच्छेद 56 कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा चाहे तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा चाहे तो दे सकता है, अन्यथा उस पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है, अन्यथा उस पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 61 लिखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है ना कांक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लगता है, 56 से, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी ये कौन कहता है, अनुच्छेद 61। आपको सिर्फ 61 में दिखता होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग, लेकिन राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया लगेगा 56 के तहत। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है और क्या प्रक्रिया, इसको पहले समझते हैं बाद में लिखते हैं ना। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ एक कंडीशन पर लग सकता है, किस कंडीशन पर, वो संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। अब संविधान के उल्लंघन कहने का एक चीज दिख रही है, संविधान के उल्लंघन करने पर, लेकिन संविधान में तो सब कुछ है। इसका मतलब क्या, राष्ट्रपति जैसे मान लीजिए किसी महिला के साथ दुराचार कर देता है तो भी राष्ट्रपति संविधान के अंतर्गत आएगा, देश विरोधी कोई नीति करता है तो वो भी संविधान में आता है तो सब कुछ संविधान में। तो संविधान के उल्लंघन पर एक शब्द कहा उसने, लेकिन उसी में कह दिया भैया सब कुछ है, गौर से देख लेना। संविधान के उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। अब अच्छा बताओ राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ कैसे लगता है, संसद द्वारा लगता है। होता क्या है कि जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो किसी भी सदन में, किसी भी सदन मतलब दो सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी सदन में कम से कम कितने, कम से कम 25%, उस सदन का 25% लोगों ने साइन किया हो। इस पर महाभियोग लाने के लिए तो आप कह देंगे, लेकिन 25% लोग उस पर साइन किए हो कि हाँ इस पर महाभियोग लाना है। अगर राज्यसभा में है तो 252 इसके हिसाब से 25% निकाल लेंगे। यहाँ पर 545 था, अभी 543 बचा है तो 543 का निकाल लेंगे, है ना। तो उस हिसाब से 25% लोग साइन करें, और साइन करने के बाद जो सदन का अध्यक्ष हो, सदन के अध्यक्ष को सौंपेंगे। सदन का अध्यक्ष उनके कहने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा देगा, फिर इसको सूचना भेजेगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास, कि आपके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाने के लिए अनुमोदन किया गया है और 14 दिन का समय दिया जाएगा इनको, राष्ट्रपति को। इन 14 दिन के अंदर अगर ये इस्तीफा दे देते हैं तो अच्छी बात की इनके विपक्ष में महाभियोग न लाया जाए। अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो 14 दिन बाद फिर जिस सदन में लाया गया, पहले मान लीजिए लोकसभा में लाया गया, तो लोकसभा की कुल संख्या का विशेष बहुमत देख लीजिए क्या है इसका, कुल संख्या का 2/3 बहुमत। ये नहीं मान लीजिए 543 सीटें हैं, बच्चों 543 में मान लीजिए 13 लोग खत्म हो गए या इस्तीफा दे दिया किसी कारण, या दूसरी जगह मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो बच्चे तुम कहोगे 530 लोग है ना, तो 530 का 2/3 नहीं चाहिए उसको, कुल संख्या के जितनी रही वही का 2/3।
543 का 2/3 विशेष बहुमत, ये चीज मैंने बहुमत में शुरू में बताई थी। 2/3 बहुमत से एक सदन में पास होना चाहिए, और एक सदन में जब पास हो जाएगा तो फिर दूसरे सदन में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा के जितना सदस्य है उसका 2/3 के विशेष बहुमत से पास होगा। और जैसे ही राज्यसभा में पास होगा, स्वतः राष्ट्रपति अपने आप पद से हटा दिया जाएगा या हटा माना जाएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है, लेकिन कौन हटाता है ना? राष्ट्रपति देश का सब नागरिक होता है, उसको किसी को हटाने की ताकत नहीं है। सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वही बीच में दखलंदाजी कर सकता है, बाकी कोई करेगा नहीं। तो ये इनको हटाने वाला कोई नहीं है। जैसे ही दूसरे सदन में राज्यसभा में जिस दिन पास हुआ 2/3, जैसे ही पास वोटिंग हुई, जैसे ही टिक हुआ कि हाँ बहुमत है, तुरंत राष्ट्रपति वहां से हट जाएगा, अपने आप स्वतः मान लिया जाएगा। तो आप इस प्रक्रिया को लिख लीजिए, इसी को शब्दों में बना लिखिए। तो राष्ट्रपति के महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया सदन के किसी भी सदन, संसद के किसी भी सदन में, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। नोट लिखिए या पहले लाइन लिखिए, कब प्रारंभ की जाती है? अगर राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए, राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की दो शर्तें हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की दो शर्तें हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की दो शर्तें। पहला वाला लिखिए, क्या पहली शर्त थी? राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की दो शर्तें। क्या पहली शर्त लिखिए? राष्ट्रपति के महाभियोग लाने के लिए कम से कम, राष्ट्रपति के महाभियोग लाने के लिए कम से कम, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए कम से कम उस सदन के 25%, कम से कम उस सदन के 25%, उस सदन के 25% या 1/4 वोटर के हस्ताक्षर होने चाहिए, या लोगों के, सदन के जो संसद सदस्य हैं 1/4 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। दूसरी बात लिखिए, दूसरी शर्त क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट शर्त। राष्ट्रपति को महाभियोग के पहले, राष्ट्रपति पर महाभियोग के पहले, राष्ट्रपति महाभियोग के पहले 14 दिन पूर्व ही, राष्ट्रपति पर महाभियोग के पहले या महाभियोग लाने के पहले 14 दिन पूर्व नोटिस दी जानी चाहिए। 14 दिन पूर्व नोटिस दी जानी चाहिए। हालांकि प्रक्रिया राष्ट्रपति के वहां पर नहीं है अमेरिका में, लेकिन ब्रिटेन में है, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति तुरंत पद से हटा दिया। अमेरिका में नहीं, इस प्रक्रिया ब्रिटेन में है जो हमारे यहाँ लागू है। तो अब ये दो शर्तें हो गई, अब लिखे नहीं लगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए जिस सदन में,
सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, इस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, इस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, उस सदन के उस सदन के उस सदन के कुल उस सदन के कुल सदस्यों का उस सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से, उस सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। प्रस्ताव पास, ये विशेष बहुमत टाइप 3 है, मैंने बताया था आपको। सिर्फ एक ही जगह प्रयोग होता है ये विशेष बहुमत, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है, विशेष बहुमत। टाइप 3 में क्या बोलते हैं, प्रकार 3। अब फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, एक सदन में प्रस्ताव पास होने के बाद, एक सदन में प्रस्ताव पास होने के बाद, एक सदन में प्रस्ताव पास होने के बाद दूसरे सदन में लाया जाता है। एक सदन में प्रस्ताव पास होने के बाद दूसरे सदन में प्रस्ताव लाया जाता है। एक सदन में प्रस्ताव पास होने के बाद दूसरे सदन में प्रस्ताव लाया जाता है। दूसरे सदन के कुल संख्या का, दूसरे सदन की कुल संख्या का 2/3, दूसरे सदन के कुल संख्या का 2/3 बहुमत से, दूसरे सदन के जब चेक की कर लें, दूसरे सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत से, 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होने पर, प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति स्वतः, प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति स्वतः अपने पद से, स्वतः अपने पद से पदमुक्त हो जाता है। अब लास्ट में महाभियोग की सिर्फ 2 लाइनों में अगर कोई पूछे संक्षेप में कैसे समझाना है, 2 लाइन में लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, बस इसी में सब कुछ आ जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग से तात्पर्य, राष्ट्रपति पर महाभियोग से तात्पर्य, राष्ट्रपति पर महाभियोग से तात्पर्य, महाभियोग से तात्पर्य दोनों सदनों द्वारा, दोनों सदनों द्वारा अलग अलग दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत 2/3, विशेष बहुमत 2/3, विशेष बहुमत 2/3 पारित होने के आधार पर, विशेष बहुमत 2/3 पारित होने के आधार पर समझा जाता है। क्या प्रावधान जाता है या कहा जाता है, जो भी समझे आप, जैसे सेंटेंस लिखा वो पढ़ लो, तब लिखे तो बाकी क्वेश्चन लिखो है ना। अब चलिए अच्छा हेडिंग डाल दो पहले, क्वेश्चन जरूर लिखाएंगे। देखिए आगे, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की 7 प्रकार की शक्तियां है ना, विधायी शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति, और शासनिक, पहले यही बना शासन,
सैनिक शक्तियां और आपातकालीन आपातकालीन सात प्रकार की शक्तियां दी गई किसको? प्रेसिडेंट को। लेकिन एक वर्ड लिखा गया है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। सबसे पहले हमको, क्योंकि हर जगह यही आएगा, राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री के कहने पर होगा। सैनिक शक्तियों सैनिक कमांडर है, तीनों सेना होगा, लेकिन किसी सलाह पर काम करेगा। किसी देश में युद्ध करना है, क्या करना है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। कार्यपालिका शक्ति किसी चीज को, कैसे विधेयक को पारित करना है नहीं करना, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की। तो क्यों ना हम सबसे पहले उस चीज को समझे जो इसका मेन। तो आप स्टार्टिंग यहाँ से मत करना। कोई बच्चा लिखा तो नहीं? लिख डाला, चलो अच्छा कोई बात नहीं, लिखिए। अच्छा लिखिए, आर्टिकल 74 क्लास 1, अनुच्छेद 74 क्लास 1, आगे लिखो। अनुच्छेद 74 क्लास 1 के तहत इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। राष्ट्रपति की सलाह के लिए, सबसे ज्यादा के सलाह के लिए ना, राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। अब सुनिए इस बात को, इम्पोर्टेंट चीज जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, जो लोगों को पता नहीं, किसी बुक में नहीं मिलेंगे। जो चीजें दिखाऊंगा लक्ष्मीकांत आप उठा लीजिए, नहीं मिलेगा। क्या है कि हम लक्ष्मीकांत और डेली बस जैसी किताबों पढ़ने के बाद जो ज्ञान जैसे हमने अध्ययन कर डाला, मान लीजिए जैसे रामायण पर, तो रामायण का निचोड़ क्या, उसको मैं अलग एक चीज लिखती हूँ, वो चीज है, वो चीज मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा 74(1) के तहत। ये नहीं क्लियर किया गया कि इस चित्र में क्या समझ, सलाह के लिए, लेकिन राष्ट्रपति इसकी सलाह मानेगा कि नहीं मानेगा, ऐसा कुछ क्लियर हो रहा? सिर्फ यही लाइन है ना कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा, लेकिन हम राष्ट्रपति मानेगा कि नहीं मानेगा, ये चीज नहीं क्लियर हो रही थी। लगातार विवाद होने लगे। या तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद से लेकर लगभग 24 साल तक ऐसे ही विवाद चलता रहा। मंत्रिपरिषद अपनी सलाह दे, कभी राष्ट्रपति का माना है तो मान ले, न माना है तो न माने। ना मानेगा तो उसने साइन नहीं किया तो तुम्हारा सब विधेयक करना बेकार हो गया। अब जब बेकार हो गया तब आगे आपको समझना क्या हुआ, लिखिए। अब इसके बाद लिखो, फिर क्या लिखे? 42वें संविधान संशोधन कब आया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब फिर नई परिभाषा देखिए, नई 74(1) में क्या लिखी गई है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 1976 के तहत यह संशोधन किया गया कि 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत यह संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की, राष्ट्रपति, अब देखिए 74(1) में क्या हुआ, कब 76 की बात करें, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। अब जब ये चीज लिख दी गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, अब बेचारे की देखा जाए तो कहने का सिर्फ राष्ट्रपति रहेगा, मतलब रबड़ की स्टाम्प। यहाँ से मोदी साहब ने लिख के भेजा कि भैया इस विधेयक को लोकसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति तो मजबूर कह दिया इनको पास कर दो, या कह दिया कि फला व्यक्ति को जो है गृह मंत्री बना दीजिए, तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री, और लिख दिया गया के बाद ये मतलब मजबूरन मानना पड़ रहा, तो कहने का राष्ट्रपति रहेगा नहीं रहेगा, कालीकाल तो सब सर्वोच्च शक्ति प्रधानमंत्री पास हो गई। फिर लोग विवाद पहुंचे और फिर कोर्ट पहुंचा मामला, और कोर्ट पहुंचा, फिर संविधान संशोधन किया गया कि भैया इस चीज से करने से तो राष्ट्रपति की क्या पदक का गरिमा रहेगी। तो लिखिए, फिर लिखिए आगे 44वें संविधान संशोधन
44वें संविधान संशोधन अधिनियम। अभी मैंने जो चीजें इसके पहले में लिखाई थी संविधान से संबंधित वो भी थी, इसी संविधान संशोधन ये भी काम किया गया। तो जो काम किया गया जहाँ पर वहाँ लिखा रहे हैं 1978 के तहत पुनः अनुच्छेद 74 क्लास 1 में संशोधन करके, अनुच्छेद 74 क्लास 1 या खंड 1 में संशोधन करके, अनुच्छेद 74 क्लास 1 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा या किया जाएगा। मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। परंतु ये चीज जोड़ी गई है, परंतु राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए, विधेयक को, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस कर सकता है, वापस कर सकता है। ठीक है ना, अभी लाइन खत्म नहीं हुई, नई लाइन से पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। नई लाइन सुनिए, परंतु दोबारा मंत्रिपरिषद द्वारा उस विधेयक को भेजने पर, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी होगा। परंतु दोबारा मंत्रिपरिषद द्वारा विधेयक को भेजने पर के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होगा। मेरी बात समझिए। सबसे पहले एक बार फिर से ओवरव्यू जी, यही चीजें याद होनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पहले मैंने आपको पॉलिटी पढ़ा है, आगे भी पॉलिटी पढ़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति मानेगा कि नहीं मानेगा, इस चीज को विवाद चलता रहा। तो 1976 में एक संविधान संशोधन अधिनियम है 42, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसके लिए राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा। जब बाध्यकारी होगा तो फिर विवाद बढ़ा कि फिर राष्ट्रपति की गरिमा क्या रह गई जब मंत्रिपरिषद की बात मानी। फिर 1978 में एक संविधान संशोधन आता है, 44वां संविधान संशोधन, जिसके तहत ये कहा गया कि हाँ, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा भेजे गए किसी भी विधेयक को या किसी भी बात को पुनः अगर उसके समझ में नहीं बात आ रही तो पुनर्विचार के लिए वापस कर देगा। अब मंत्रिपरिषद अगर उस चीज में सुधार कर देता है तो दोबारा साइन कर ही देगा, अगर नहीं साइन करता दोबारा फिर भेज देता पास करा के, तो फिर मजबूरन उसको वो चीज माननी पड़ेगी। तो हर जगह अभी आगे यूज होगा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। तो अब तुमको गौर से देखा जाए तो ऑल इन ऑल सर्वोच्च पावर किसके पास बस रही? प्रधानमंत्री के पास ना। कहने का राष्ट्रपति है, एक बार तुमने वापस कर दिया दोबारा फिर भेज देगा, अब दोबारा तुम मना नहीं कर सकते। तो देखा जाए सर्वोच्च सत्ता प्रधानमंत्री में निवास करती है। तो इस चीज को याद रखना सिर्फ मेरा, क्योंकि अब आप जब पूरा पढ़ा देंगे ना राष्ट्रपति, तब बाद में कहोगे हाँ भैया अगर तुम ये शुरू में पढ़ाते तो मजा ना आता वो चीज पढ़ने। तो ये चीज पढ़ने के बाद एक्सपीरियंस होता है। तो आप लिखिए अब आगे, अब डाल दीजिए राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति, राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति, राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति। शासन के क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ लिखिए इस चीज को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट,
एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति। अनुच्छेद 54 के अनुसार, अनुच्छेद 54 के अनुसार, अनुच्छेद 54 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रशासनिक शक्ति दिखाने का मतलब प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति भी आती है। हालांकि कार्यपालिका का अलग काम अनुच्छेद 54 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। पहला पॉइंट लिख गया, अब दूसरा पॉइंट। राष्ट्रपति के नाम से भारत का शासन चलाया जाएगा, राष्ट्रपति के नाम से भारत का शासन चलाया जाएगा, राष्ट्रपति के नाम से भारत का शासन चलाया जाएगा, राष्ट्रपति के नाम से भारत का शासन चलाया जाएगा। अब आप देखते होंगे प्रधानमंत्री कहीं भी जाए, किसी भी देश में जाए, कोई भी समझौता करना, राफेल लाना है, कोवैक्सीन देना है, कुछ भी करना है, किसके नाम से होगा? भारत के राष्ट्रपति। अपने नाम से कुछ भी नहीं करते हैं, सब कुछ भारत के राष्ट्रपति नाम। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? लिख लीजिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 75 क्लास 1 के तहत, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 75 क्लास 1 के तहत। चौथा पॉइंट, प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आगे लिखिए, वह संघ, नया वर्ड लिखिए, वह संघ के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारियों, वह संघ के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, संघ के महत्वपूर्ण, जैसे आप देखते होंगे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, कैग की नियुक्ति कौन करता है ना, ऐसे जो महत्वपूर्ण पद हैं, महान्यायवादी हैं, इस चीजें सब संघ के महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें पदमुक्त भी करता है, नियुक्ति तथा उन्हें पदमुक्त भी करता है, नियुक्ति तथा पदमुक्त भी करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, वह सशस्त्र बलों का वह राष्ट्रपति, वह सशस्त्र बलों का प्रमुख होता है, वह सशस्त्र बलों का प्रमुख। अब आपने देखा होगा जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हुए हैं, पहले 3 सेनाएं होती थी, थल सेना, जल सेना एवं वायुसेना। हमारी वायुसेना इतनी खतरनाक है, अब कहीं भी राष्ट्रपति को बम गिरवाना, वाली गलवान घाटी शांत नहीं हो रहा तो मामला, तो राष्ट्रपति महोदय तीनों सेनाएं बना लेगी प्लान, लेकिन जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा तब तक बम नहीं गिरने वाला। वायुसेना इतनी बढ़िया सुप्रीम, उसके साथ जल सेना भी, नेवी, सबसे अच्छी अगर विश्व की सेना या हमारी सेना है तो थल सेना है। क्या करना, कहने का हाँ याद रखना, मोदी के आने के बाद एक नया प्रमुख इन तीनों को बना दिया गया, CDS है ना। कौन है? जनरल बिपिन रावत है ना,
अब विपिन रावत बना दिए गए, फिर भी ऑप्शन दिया जाने लगा कि वर्तमान में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है। बच्चे खट से विपिन रावत सीडीएस पद को, लेकिन अभी भी देखिए तीनों सेनाओं को प्रमुख पद सीडीएस बनाकर जब कहा जाएगा तीनों सेनाओं का प्रमुख सीडीएस प्रमुख कौन है तो कहना जैसा क्वेश्चन देगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि तीनों सेनाओं की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है तो फिर राष्ट्रपति होगा। आप नई लाइन से लिखिए, राष्ट्रपति युद्ध एवं शांति, राष्ट्रपति युद्ध एवं शांति की घोषणा करता है। राष्ट्रपति युद्ध एवं शांति की घोषणा करता है। और लास्ट वाला लिखिए इसके तहत उसे कूटनीतिक शक्तियां भी प्राप्त हैं, उसे कूटनीतिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। अब नोट लिखो, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया शक्तियां दी गई, लेकिन नोट लिखे जो मैंने ये चीज पढ़ा इसके लिए नोट लिखिए। राष्ट्रपति को ये सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं, राष्ट्रपति को ये सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं, राष्ट्रपति को यह सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं। इनका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। इनका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद अब तुमको समझ में आ रहा होगा किसकी सलाह पर करेगा। अब जैसे रामनाथ कोविंद साहब जैसा सीधा साधा आदमी है बेचारा, मोदी साहब भेज देंगे एक ही बार में मान लेगा, ठीक है जो भेज दिया वही सही है ना। अब देखिए राष्ट्रपति विधायक, लोग कहते हैं कि 1979 में क्या है संसद है ना, लेकिन देखिए संसद तो है ही, लेकिन और भी कुछ है जो तुमको नहीं पता। तो नई लाइन से लिखिए पहला पॉइंट, अनुच्छेद 79 के तहत 79 अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति संसद का अंग है। अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति संसद का अंग है। तुमसे पूछ लिया जाता है संसद में क्या है, आप लोग कहते हो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रसभा और राष्ट्रपति है, ठीक है। अब संसद का गठन भी होता है 79 के तहत, लेकिन अब डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा। अच्छा क्या कहेगा, राष्ट्रपति जोड़ेगा बहुत ज्यादा, अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक जोड़ेगा, है ना। लेकिन वहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं, चाहे जितना पढ़ ले विधायी शक्तियाँ, वीटो पावर दुनिया मिलेगा, लेकिन ये चीज नहीं मिलेगा। अब नई लाइन से दूसरा पॉइंट लिखिए, वह संसद का सत्र आहूत करता है। वह संसद का सत्र आहूत करता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए संसद के सत्रों को आहूत में क्या होता है, बुलाना लिखो तो लिख लीजिए ब्रैकेट में बुलाना। वह संसद के सत्र को आहूत करता है। आपको पता है साल में कितने सत्र होने चाहिए संसद के, 2 कम से कम होने चाहिए, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो 3, 4, 5 जितने भी सत्र बुलाने हैं तो संसद के सत्र आहूत करने का काम राष्ट्रपति का लेटर जारी होता है, तब बैठक होना चालू होती है। अब नया लिखिए, राष्ट्रपति सत्र की समाप्ति, राष्ट्रपति सत्र की समाप्ति। मैं इसलिए पॉइंट टू पॉइंट लिखा हूं, मैं चाहता तो पिछली बार जैसे लिखा देता, 7 शक्तियां लिखा था, कौन नियुक्ति करता है, किनको इस्तीफा देता था, लेकिन आपसे क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे, निम्न में से कौन राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित नहीं है, फिर 3-4 ऑप्शन, फिर 1, 2, 3, फिर 2, 1, 3, फिर 3, 4, 3, वहाँ फंस जाओगे, पता नहीं ये है कि नहीं, कंफ्यूजन खड़ा होता है। जैसे संसद अभिन्न अंग होता है, कैसे होता है, तो अब
अब लिखिए वह सत्र को समाप्ति या सत्रावसान बेकर लिखिए, सत्रावसान शब्द दिया गया समझा, सत्र की समाप्ति या सत्रावसान की घोषणा करता है। अब अगला पढ़ लीजिए, राष्ट्रपति वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। जब विवाद हो जाएगा दोनों मुद्दों में तो फिर संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, तो उसको भी बुलाने का काम राष्ट्रपति करेगा। वह संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, संयुक्त बैठक बुलाता है। वह राज्यसभा में 12 सदस्यों की का मनोनयन करता है, ये चीज सबको पता है, लेकिन जो नहीं पता है वो लिखें आप। यह मनोनयन 4 आधार पर किया जाता है, यह मनोनयन 4 आधार पर किया जाता है, यह मनोनयन 4 आधार पर किया जाएगा। कला, साहित्य और विज्ञान एवं सोशल वर्क को इंग्लिश में समाज सेवा ना, समाज सेवा। यह मनोनयन 4 आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि मनोनयन किस आधार पर किया जाता है? क्या 12/4 मतलब 3 व्यक्तियों के आधार पर किया जाता है? 12 व्यक्ति टोटल चुने जाएंगे, मनोनयन होगा। 4 आधारों पर किया जाएगा तो क्या 12/4 करके निश्चित क्षेत्र से लिया जाएगा? ऐसा क्वेश्चन निश्चित डिसाइड नहीं, लेकिन अब इसी का क्वेश्चन नोट कीजिए, इसी क्वेश्चन जो पूछा जाने की 100% संभावना बनती है। इसलिए आप एग्जाम में पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं पूछे जाने की संभावना। जैसे पूछ सकते हैं क्या, याद हो एक बार रेखा को जानते होंगे जो फिल्मों में रहती, और सचिन तेंदुलकर को तो जानते ही, क्रिकेट के भगवान है ना। इन दोनों का मनोनयन किया गया राज्यसभा में। रेखा का तो समझ में आ रहा, दूर से ही रेखा क्या वर्क करती थी, कला से थी है ना, के अंदर कला थी, फिल्मों में अभिनय करने की कला थी। तो रेखा का तो कला के आधार पर मनोनयन हो गया, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर का मनोनयन किया गया 2015 की बात मैं बता रहा, तो कोर्ट चले गए लोग और कहा सचिन का जो मनोनयन किया गया गलत आधार पर किया गया। अब बताइए इनका किस आधार पर किया गया होगा, क्योंकि सचिन ना तो सचिन नाचते कूदते हैं, ना कोई कला है इनके अंदर वैसी, ना संगीत की कला है, ना डांस की कला है, ना कोई वादन की कला है। साहित्य रह गया, ना तो पुस्तकों में कुछ लिखते हैं, ना कोई कविता है, ना कुछ। विज्ञान में कभी कोई कुछ किए नहीं, क्योंकि इंटर तक पढ़े, इंटर की पढ़ने वाला व्यक्ति कितनी खोजें करता है पता है तुम लोगों को ना। समाज सेवा, अब समाज सेवा के आधार पर इनका चयन कर दिया गया, लेकिन लोग कोर्ट क्यों पहुंचे? मान लीजिए सचिन है और या धीरू भाई नहीं, कुछ होते हैं, कुछ हमारे यहाँ कहने की एक प्रथा चलती है, नेकी कर गड्ढे में डाल, है ना। कुछ लोग होते हैं करोड़ों दान दे देंगे, लेकिन किसी से कहेंगे नहीं। कुछ लोग होते हैं कि एक घंटी भी बांध देंगे चंद्रिका मई मंदिर, तो नाम लिख के पूरा बाकायदा टांग देंगे, जाके फला 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 नहीं दिया। अरे तुमको मतलब प्रचार करने जा रहे हो कि वहाँ देवी माता के मंदिर में बांधने जा रहे हो, तो वैसे लोग होते हैं। तो एक से एक है, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने थोड़ी समाज सेवा की, कोई बहुत बड़ी समाज सेवा नहीं की, उस आधार पर उठा के इनको समाज सेवा के लिए नामित कर दिया गया। जब नामित कर दिया गया तो इनके मनोनयन में बहुत सारे विवाद हुए, और तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सचिन का किस आधार पर जो मनोनयन किया गया था। तो अब आगे लिखिए इस चीज को, अगर समझते हो तो लिखिए
राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे सचिन तेंदुलकर के राज्यसभा मनोनयन को लेकर स्पष्टीकरण समाज सेवा का दिया, स्पष्टीकरण समाज सेवा का दिया, स्पष्टीकरण समाज सेवा का दिया। अब सुप्रीम कोर्ट जब लोग गए तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया, ये चीज इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, भैया ये मामला हमारा नहीं, हमारा मामला है न्याय देना, ठीक है ना। न्यायपालिका उन्होंने कहा कि स्वतंत्र है, ये काम है कार्यपालिका का या विधायिका का। आप संसद में जाइए और वहाँ संसद से नियम बनवा दीजिए कि कितने समाज सेवा करने पर किसी को मनोनयन होगा, एक नियम बनवाइए जाके। हाँ, उस नियम को जो क्राइटेरिया नहीं फॉलो करेगा तब तो हम दखलंदाजी करेंगे, अदरवाइज ये विधायिका का काम है किसको कहाँ मनोनयन करें, हम उसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो ये कोर्ट ने कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया था, तब फिर सचिन तेंदुलकर बने रहे थे। अब आगे लिखिए 9 लाइन से, वह लोकसभा में अधिकतम 2 आंग्ल भारतीय, सेंटेंस लिख लीजिए, है ना, दुनिया से खास होगा आगे, शुरू में भले सेम है, आगे बहुत कुछ खास मिलेगा। हाँ, वह लोकसभा में, हर सेंटेंस स्पेशल होगा, देख लेना, हर लाइन स्पेशल जाएगी, आप खुद कहेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ लिखते जरूर है। पहले भले सबको मालूम लोकसभा में तो करता है, लेकिन क्या करता है आगे पता चलेगा। वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय अधिकतम मनोनीत कर सकता है, मनोनीत कर सकता था, मनोनीत कर सकता था, लेकिन, अब लेकिन ये इम्पोर्टेंट, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कब से 25 जनवरी 2020 नियम बन के 19 में प्रावधान है, तब 20 से लागू हुआ। 25 जनवरी 2020 से, 25 जनवरी 2020 से अब लोकसभा में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। अब लोकसभा में यह प्रावधान, मतलब अब लोकसभा में कोई पूछे कितने मनोनयन होता है, तो नहीं होता है। कब से नहीं होता है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत। पहले कितना होता था, 2 की 12 2 होता था ना। याद रखना है, ये कंफ्यूजन बहुत करता है पेपर में, जब आ जाता है इजी सा क्वेश्चन तो बच्चे उसी। अब लास्ट पॉइंट लिखिए इसका, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत क्या जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। अब मुझे कोई बचा होता है, अध्यादेश किसे कहते हैं? आप वो लेवल पढ़ा रहे हैं ना, जिंदगी में पॉलिटी शब्द, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द कभी समस्या नहीं। एक बार नोट्स उठा लो, पढ़ लो, बस जिंदगी में कोई क्वेश्चन है उसी से आंसर देना। केवल संविधान संशोधन जो हुआ उनको ऐड करते रहना। पता लगा संविधान संशोधन कोई हो गया तो वो तुम जोड़ ही नहीं रहे हो ना, वो जोड़ना बोल। अनुच्छेद 123 अध्यादेश की व्यवस्था की गई है। क्या होता है राष्ट्रपति का अध्यादेश, कितने समय से लागू होता है, कब से प्रभावी होगा, कब समाप्त होगा, ये सब चीज किसी को पता है? अब एक क्वेश्चन बढ़ गया, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश से संबंधित प्रावधान किया गया है, निम्न में से क्या प्रावधान किया गया? नीचे 3-4 लाइन दे दिया और फिर पूछ लिया आपसे निम्न में से क्या है क्या नहीं, तो लिखिए पहले से अध्यादेश से डाल दीजिए और अध्यादेश समझिए क्या। अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद
का सत्र, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं। अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, पहली बात तभी जारी होगा जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और राष्ट्रपति को यह आवश्यक हो जाएगी और राष्ट्रपति को यह आवश्यक हो जाएगी किसी विषय पर निर्णय लेना आवश्यक है, किसी विषय पर निर्णय लेना आवश्यक है। तब राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आदेश अध्यादेश कहलाता है। तब राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आदेश अध्यादेश कहलाता है। मेरी बात को समझो, इस चीज को मान लीजिए वर्तमान टाइम बहुत अच्छा चल रहा है ना, कोविड-19 टाइम चल रहा है और संसद सत्र ना बुलाया जा रहा हो कोविड-19 हालों के लिए, और लेकिन ऐसी परिस्थिति बन जाए, मान लीजिए किसी बाह्य देश ने आक्रमण कर दे या जन कल्याण के लिए कोई लागू करना है नियम, और ना तो संसद सत्र चल रहा है, घर से कोई नहीं निकालने का आदेश हो गया कि पूर्णतः लॉकडाउन पालन, तो उस दौरान राष्ट्रपति जो भी आदेश जारी करेगा देश हित में वो अध्यादेश कहलाएगा। अब नई लाइन से लिखिए, कब तक लागू होगा, कैसे होगा, इस चीज आपके समझ में आई। नई लाइन से लिखो, अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने से, अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने से, पूरी लाइन लिख लीजिए फिर समझ में आ जाएगा आपको। अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह तक लागू रहता है। संसद का सत्र सप्ताह, ये एकदम फैक्ट आप लिख रहे हैं, चीजें मिलेंगी नहीं आपको, इसलिए मैं तो 6 माह आपको मिलेंगे चीजें। कब 6 माह होता है ना, कब 6 सप्ताह होता है, इनमें डिफरेंस आपको, जैसे कि रिक्टर स्केल में क्या होता है और सिस्मोग्राफ में क्या होता है, दोनों में अंतर है, लेकिन आदमी जहाँ आता कहीं यही है, मारो आगे है ना, फंस जाता हूँ, आने नहीं लगा। 6 सप्ताह संसद के सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह तक लागू रहेगा, 6 सप्ताह तक लागू रहेगा। 6 सप्ताह से पहले, 6 सप्ताह से पहले साधारण बहुमत से, 6 सप्ताह से पहले साधारण बहुमत से यदि दोनों सदनों में इसे पास कर दिया जाता है। 6 सप्ताह से पहले साधारण बहुमत से यदि दोनों सदनों में इसे पास कर दिया जाता है तो यह अधिनियम बन जाता है और लागू रहता है। तो यह अधिनियम बन जाता है और लागू रहता है। अन्यथा तो यह अधिनियम बन जाता है और लागू रहता है, अन्यथा स्वतः समाप्त हो जाता है। अन्यथा स्वतः 6 सप्ताह के अंदर समाप्त हो जाता है। मेरी बात को समझो, जो किताबें लिख के रखी हैं कि राष्ट्रपति का अध्यादेश मैक्सिमम 6 माह के लिए लागू होता है, क्यों वो सब वर्ड लिखा गया, उसका क्या मतलब है, ये जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है। आपको मैंने शुरू बताया संसद के सत्र अधिकतम या कम से कम 7 तो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, सत्र 2 होंगे नहीं होंगे, 6 माह। मान लीजिए एक सत्र खत्म हो गया, 17 अवसान कर दिया और बीच में ऐसी परिस्थिति बन गई, कोविड-19 लग गया या कुछ ऐसी घटना हो गई कि सत्र नहीं बुलाया जा सकता, तो और यहाँ मान लीजिए 1 महीने बाद राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया था, तो 5 महीने तो यही हो गए,
साल में आपको पता है कि 2 सत्र बुलाने ही बुलाने। अब 6 महीना के अंदर सत्र तो बुलाया जाएगा क्या? 6 महीने के अंदर सत्र बुलाया जाएगा। और जिस दिन से सत्र बुलाया गया, मान लीजिए आज की तारीख कितनी है? 15 अप्रैल है। आज मान लीजिए सत्र बुला दिया गया, तो आज के सत्र से लेकर 6 सप्ताह, जिस दिन से पहला सत्र बुलाया गया यहाँ से 6 सप्ताह का टाइम है, मतलब 6 सप्ताह 42 दिन। 42 दिन के अंदर अगर सदन के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा ये पारित हो जाता है तब तो लागू होगा, नहीं तो स्वतः समाप्त। अब चीज समझ में कहाँ 6 महीना होना चाहिए, कहाँ 6 सप्ताह। अब आगे राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा कोई नया कानून ला सकता है। कोई नया कानून ला सकता है। डंडा मारिए बड़ा सा। आप ही बोलो। किसी पुराने संविधान के अनुच्छेद में, किसी पुराने कानून में, सीधा लिख दीजिए तो वही बात हो जाएगी। किसी पुराने कानून में संशोधन किया जा सकता है। किसी कानून में संशोधन किया जा सकता है, या फिर डंडा मारिए। किसी कानून में संशोधन किया जा सकता है, फिर आप लिख के निशान से, या किसी कानून को रद्द किया जा सकता है, या किसी कानून को रद्द किया जा सकता है। सब कुछ किससे? अध्यादेश। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए, देखो बच्चा सब कुछ पढ़ा दिया और सब कुछ जान गए, लेकिन देखना क्या क्या नहीं जानते। अब अगर कह दिया जाए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, नीचे आ गया संघ सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर, समवर्ती सूची के विषय पर, इनमें से ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3, 2 3, हाँ ठीक है, सभी बताइए क्या क्वेश्चन बी सही, बिल्कुल सही कहा लिख लीजिए। अब नई लाइन से लिखिए। देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन मैं बना दिखा देता हूँ। देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश सामान्य परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश सामान्य परिस्थिति में संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश सामान्य परिस्थिति में संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर जारी कर सकता है। अब लास्ट लिखे, जैसे वहां पर लिखा था वैसे ही यहाँ पर लिखे। राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग नोट वाला या मतलब निचोड़ है चीज। राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। अब सोचिए इतनी सारी शक्तियां दी गई, लेकिन फिर घूम के कहाँ आ गई गाड़ी? वहीं आ गई जहाँ प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। शक्तियां खूब सारी दी गई, लेकिन बिना प्रधानमंत्री के परमिट के कुछ भी नहीं होना। अब यही क्वेश्चन सुनो, यही क्वेश्चन दूसरी तरह पूछ लिया जाए। इधर देखो,
राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी कर, सेम ऑप्शन। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है संघ सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर, समवर्ती सूची के विषय पर और इन 1 2 3 मतलब ऐसे ऑप्शन सारे सही। हाँ ऑप्शन सब 2 3 अब की 2 3 हो जाएगा। अब संघ का काम खत्म। राज्य का संबंध है राज्यपाल, तो राज्य सूची और समवर्ती। समवर्ती में मतलब दोनों लोग आते हैं, तो 2 और 3। ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, सर्च कीजिए, लेकिन आपको आगे एग्जाम में। अब आपने 2 प्रकार की शक्तियां पढ़ी, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अब वो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपने कभी जीवन में नहीं देखी हो, देखी हो न देखेंगे। अगर आप दिखाएंगे नहीं किसी को तो वो उसके पास भी नहीं होगा। अब आप दिखाएंगे किसी को, हाँ भैया लिखिए, तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। अब बताओ मुझे सबसे पहले कोई बच्चा बता दे वीटो क्या है वीटो। सबसे पहले मैं देखो हर बुक देख लीजिए, हर वर्ड को मैं कहता हूँ, उस वर्ड का पहले मतलब बताता हूँ ये चीज है क्या। मतलब आने का मतलब कि मान लीजिए ये हम दिखा दें, डस्टर कह दिया तो डस्टर है क्या, ये तुम जाने क्या। वीटो क्या है? पारित करना या ना पारित करना। वीटो से तात्पर्य है किसी चीज को मना कर दे, जैसे कि आप नहीं सकती, हाँ वो मैं रोक दूं, मेरे पास वीटो का हिम्मत वाला तुम कर लो। वीटो में से होता है, आप ये समझ लीजिए, एक ऐसी अमोघ शक्ति जिसका छुटकारा दोबारा ना हो। याद हो महाभारत में कर्ण नाम का व्यक्ति था जो भगवान सूर्य का पुत्र था और जन्म से कवच कुंडल पहन के आया था। तो उसको जिस दिन युद्ध चल रहा था, युद्ध के पहले उसके पिताजी आके रात में उसको सचेत कर जाते हैं कि कल इंद्र आएंगे आपके पास, कवच कुंडल मांगेंगे, लेकिन आप कवच कुंडल मत देना। लेकिन उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी कर्ण जैसा दानी नहीं हुआ, इसलिए कर्ण दानी कहा जाता। तो जब सूर्य को अर्घ देता था सुबह, तो उस समय जो मांग ले उसको किसी खाली नहीं लौटाता। अब इंद्र भगवान भिक्षु का रूप बन के भिक्षु ब्राह्मण का रूप हो जाते हैं और कहा जाता है ब्राह्मण किसी रूप में आया हो, उसका कभी कैसा भी हो अपनी जवान अपने शरीर से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग करें, आपकी इच्छा है, आप उसका वो मत करें। वो कैसा है, गंदा है, कैसे कर्म करता है ना, वो भूखेगा, वो उसकी प्रायश्चित होगा। लेकिन अगर आपने उसका सम्मान किया है तो आपका जीवन चरितार्थ जरूर होगा, ये आप जानते। कहते हैं अरे वो तो बहुत गंदे तो है ही नहीं सम्मान, ठीक हो तुम्हारा, उसका तुम अपराध उसका मतलब कि वो मत करो कि उसको उसका आपको भुगतना पड़ेगा, वो जो कर रहा वो उसको भुगतना पड़ेगा। तो वो मांग के ले गए, लेकिन जब मांगे और कह भी दिया उसने, जब दे दिया तो कहा कि अब तो आप अपने रूप में आ जाइए महाराज इंद्र। और इंद्र को अपनी वास्तव में उसको लगा कि मालूम नहीं था, लेकिन उसको रियलिटी मालूम थी क्योंकि पिताजी पहले ही बता गए थे। तो फिर उसने खुश होकर उनको कहते हैं मैं आपको एकाग्नि शक्ति दूं जिसके ऊपर प्रयोग कर दोगे इस चराचर संसार में, वो स्वयं क्यों ब्रह्मा ही क्यों न हो, वो भी नहीं बचेंगे। तो उस शक्ति को अमोघ शक्ति कहते हैं। तो आप यहाँ अमोघ वर्ड जो मैंने कहा सिर्फ उसका एक्सप्लेन, बाकी मुझे महाभारत सुनाने कोई वो नहीं था। तो वीटो एक ऐसी अमोघ पावर है राष्ट्रपति के पास जो चाहे तो हर चीज को रोक सकते। तो वीटो होते क्या है, पहले उनके बारे में समझते हैं, कहाँ से वीटो आता है और कहाँ पर कैसे वीटो, तब हम अपने राष्ट्रपति का वीटो दिखाएंगे। तो सबसे पहले डाल दीजिए क्या लिखा है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। अब नीचे डालिए वीटो। वीटो क्या है? किसी विषय को निरस्त, आलिक, स्थगित, किसी भी विषय यानी नॉन, कुछ भी जिक्र आए तुमको सब कुछ राष्ट्रपति कर सकता है। यही एक पावर है जो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना के रखी, बाकी तो मंत्रिपरिषद है ये सब। राष्ट्रपति को क्या है, किसी विषय को निरस्त करने, आपने डंडा मार दीजिए, स्थगित करने की शक्ति, स्थगित करने की शक्ति वीटो शक्ति कहलाती है। अब एक तरफ देखिए, मैं एक तरफ एक छोटा ब्रेकर बनाऊं, फिर एक बड़ा सा ब्रेकर बनाऊं, फिर छोटा बनाऊं।
मतलब कि लेफ्ट साइड वाला ऐसे छोटा, बीच वाला बड़ा और साइड वाला बड़ा। तो लेफ्ट साइड वाले में लिखिए वीटो, और इसका अर्थ या परिभाषा, इस वीटो को क्या अर्थ होता, क्या परिभाषा, इसका उदाहरण। ये चीज बच्चा मैं गारंटी देता हूँ ना, मैं प्राउड नहीं करता हूँ, ये अपना एक्सपीरियंस में सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ। ये चीज तुमको किसी बुक में कहीं भी मिल जाए तो मुझे बता देना, यहाँ पर मिले नहीं मिले 100%। अब वीटो में लिखे, पहले वीटो में लिखे निरपेक्ष वीटो। अब एग्जाम में मान लीजिए निरपेक्ष का नया वर्ड आ गया, क्या निरपेक्ष वीटो, इसको अंग्रेजी में लिखो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट। निरपेक्ष वीटो, ऐसा वीटो जिसको कभी स्थगित न किया जाए। लिखिए बीच में लिखिए ऐसा वीटो, वीटो इसका अर्थ लिखिए। निरपेक्ष वीटो क्या होता है? 3-4 प्रकार के वीटो होते हैं। इस वीटो का प्रयोग कब करेगा, दूसरे क्या करेगा? वीटो मतलब सिर्फ एक वीटो कहता हम अपन पूरा वीटो पावर लगा देंगे इनके सिलेक्शन। नालायक को पता नहीं होता कि वीटो को मतलब होता है किसी चीज को स्थगित करना, है ना, रोकना। मतलब हमारे साथ में तो कहते मतलब तुम सबसे गंदे आदमी, बेचारे उसका सिलेक्शन नहीं होने दिया तुमने, लेकिन हमने करा दिया है, तो कहते फिर गलत शब्द मत बोलो, है ना। तो अब सिर्फ निरपेक्ष वीटो लिखे, इसका अर्थ ऐसा वीटो जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा वीटो जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा वीटो जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता। मतलब आप निरपेक्ष वीटो अगर ले आया राष्ट्रपति तो फिर उसको समाप्त नहीं कर सकता कोई। फिर वही मतलब चाहे जितने भी नियम बना के ले गए हों लोकसभा राज्यसभा से, एक बार अगर उसने लगा दिया सब कुछ वही भंग, जिस नियम को बना सब कुछ भंग। अब देखिए इसका प्रयोग सबसे कहाँ होता है, देखो ब्रिटेन के उधर लिखे उदाहरण में कहाँ इसको देखने को मिलेगा, ब्रिटेन के सम्राट द्वारा। उदाहरण लिखिए ब्रिटेन के सम्राट द्वारा। लिखिए विशेषित, विशेषित। दूसरा वीटो में लिखे विशेषित वीटो। हम अंग्रेजी में लिखाते हैं, हिंदी के वर्ड इसके याद नहीं होते। क्वालिफाइड वीटो, यह आसानी से याद हो जाता है। कहीं कहीं इंग्लिश के वर्ड याद करना आसान हो जाता है, कहीं जैसे कहीं बहुत हेडक है, जैसा ऐसा गाँव के आदमी ऐसा गाँव वाले एकदम हेडक बहुत लाड पूछ रहे थे हेडक है क्या, हेडक क्या है, तो खत्म है वहीं पे, है ना। कहीं ज़्यादा टेंशन ना नहीं करो, हमको बताने आते हैं टेंशन नहीं करो, टेंशन पूछ लेते क्या का टेंशन क्या है, तो खत्म वही कहानी, है ना। तो वही चीज़ है, कहीं कहीं वर्ड ऐसे होते हैं कि उनका लेना जो है आसान है। अब लिखिए ऐसा वीटो जिसे विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सकता है, ऐसा वीटो जिसे विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। छोड़ते हैं ना, ऐसा वीटो जिसे समाप्त किया जा सकता है। कहाँ पर प्रयोग होता है? लिखिए यूएसए के राष्ट्रपति द्वारा। अगर यूएसए के राष्ट्रपति ले आता है तो वहां पर सोच लो कौन सा। अब इसका प्रयोग कौन करता है निरपेक्ष वीटो का? ब्रिटेन का सम्राट। ब्रिटेन सम्राट का वो पावर है कि अगर कोई भी ब्रिटेन में नियम बना, कुछ भी बना, प्रिंस क्या है, कौन से प्रिंस है का नाम नहीं, अभी जो प्रिंस है जो 26 जनवरी को आने वाले थे, बोरिस जॉनसन, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अगर कोई भी नियम संसद में वहां बना के रखा, लेकिन अगर वहां के जो प्रिंस हैं और उस प्रिंस ने, महाराज ने वहां के मना कर दिया, तो फिर चाहे जो कुछ कर ले वो काम खत्म। लेकिन अमेरिका में कौन सा लाया जाता है? क्वालिफाइड वीटो। और अमेरिका या विशेष बहुमत, और अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। तो कांग्रेस में क्या होगा, तुरंत अगर राष्ट्रपति ने लगाया तो तुरंत आएगा, विशेष बहुमत लाया जाएगा और विशेष बहुमत द्वारा उसे खारिज कर दिया, तो राष्ट्रपति महोदय इसे मुंह लटकाए रह जाएंगे, जो काम खत्म हो गया ना। तो लिख लीजिए यूएसए के राष्ट्रपति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा लिखिए
इसका सबसे ज्यादा अपने यहाँ प्रयोग होता है। तीसरा लिखे निलंबनकारी। निलंबनकारी या अब निलंबनकारी में लिखा रहा हूँ, वहाँ हिंदी बदल जाए, विलंबनकारी लिख के आ जाए, स्थगनकारी लिख के आ जाए, तो इसको अंग्रेजी में लिखिए। पहले निलंबनकारी लिखो। निलंबनकारी भी तो कहते हैं ना किसी चीज को सस्पेंड कर देना, सस्पेंसिव। हाँ, सस्पेंसिव, सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव, SUSPENSIV, सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंड में स्थगित करना, तो सस्पेंसिव वीटो से आपको याद है, सस्पेंसिव वीटो। ऐसा वीटो जिसे साधारण बहुमत के द्वारा समाप्त किया जा सके। ऐसा वीटो जिसे साधारण बहुमत के द्वारा समाप्त किया जा सके। ऐसा वीटो जिसे साधारण बहुमत के द्वारा समाप्त किया जा सके, सस्पेंसिव वीटो कहलाता है ना। और इसका भी प्रयोग लिखिए फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा। इसका प्रयोग कहाँ होता है? फ्रांस के। कहाँ से लिया गया चीजें यहाँ बता हूँ, फ्रांस के राष्ट्रपति, वहाँ से हमारे यहाँ जो चीजें आई। फ्रांस के राष्ट्रपति को बिल्कुल वीटो बेकार है, खाली दिखाने के लिए है। अगर केंद्र सरकार, उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, समझदार है, छोड़ दिया चलो राष्ट्रपति हैं कहें मान लो। अगर पीछे पड़ जाएगा तो साधारण बहुमत है, सिंपल आराम से रहेगा। तो साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? तो उपस्थित और मतदान करने, मान लीजिए उपस्थित 200 आदमी रहे और 200 उपस्थित कितने थे? 180। मतलब कि 90 प्लस 91 लोग अगर वोट डाल देंगे तो काम खत्म। संसद में कितने भी आदमी उससे कोई मतलब नहीं। अब लास्ट लिख लीजिए, सबसे अपने यहाँ यही प्रयोग है, JB वीटो जिसको कहते हैं। JB वीटो, पॉकेट वीटो, इसका क्या तात्पर्य बताइए सभी लोग? JB ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिखो, हिंदी लिखो, JB माला वो न लिखो, ऐसे लिखो JB। नहीं तो जोगीलाल बहादुर लाल है ना, तो JB लिखना है, JB वीटो, इसको अच्छे लगता है। JB वीटो में लिखे जब राष्ट्रपति किसी विषय पर निर्णय लेने पर विलंब कर दे। जब राष्ट्रपति किसी निर्णय को लेने पर विलंब कर दे। जब राष्ट्रपति किसी निर्णय को लेने पर विलंब कर दे। जब राष्ट्रपति किसी विषय पर निर्णय को लेने में विलंब कर दे। अब्लिक राष्ट्रपति किसी विषय पर निर्णय लेने में विलंब कर दे, अब्लिक लागू करने से रोक दे, तो उसे JB वीटो कहते हैं। फिर आप सारणी में लिख रहे हैं, इसका एक्सप्लेन 3 लाइन का अलग लिखवाएंगे, तो उसे JB वीटो कहते हैं। आगे लिखिए उदाहरण, कहाँ इसका सबसे ज्यादा प्रयोग लिखिए। इसका प्रयोग अमेरिका में USA के राष्ट्रपति द्वारा भी किया जाता है। वहाँ के राष्ट्रपति क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि पता है उसका तो सिस्टम क्या है। सुनो मेरे बात, अगर वीटो राष्ट्रपति ने प्रयोग किया और वीटो और सरकार प्रेशर करेगी, जब JB वीटो प्रयोग किया ना, अभी देखना ज्ञानी जैल सिंह आगे पहले प्रयोग करने वाले, आगे लाते हैं। तो ज्ञानी जैल सिंह के टाइम पर जो है जनता पार्टी सरकार आई और जनता पार्टी सरकार के पीछे पड़ गई। राष्ट्रपति महोदय को भेजा था विधेयक, क्या सोच रहे हो, कुछ विचार हुआ? तो जब उनसे पूछा जाए ज्ञानी जैल सिंह से, तो यही कहें हाँ ठीक है विचार कर रहे हैं। फिर यहाँ से केंद्र सरकार, अरे साहब कुछ देखो का है, अरे अभी आपका टाइम नहीं मिला, देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर वो वापस कर दे, अभी मैंने शुरू क्या लिखा है देखो, किसी विधेयक को अगर विचार विमर्श के लिए वापस करता है, वापस करने के बाद अगर केंद्र सरकार या मंत्रिपरिषद दोबारा भेजती तो फिर मानने के लिए बात है। शुरू लिखा है वो जानता अगर हमने गलती से वापस कर दे, अभी बात नहीं, तब तो ये मानने पड़ेगा, भेजेगा जरूर, और भेजने के बदले मुझे मानना पड़ेगा। और मानने को, और ज्ञानी जैल सिंह दूसरी पार्टी से राष्ट्रपति थे और जनता पार्टी सरकार दूसरी के, कांग्रेस के वो थे, और वो जनता पार्टी की सरकार से आया था गैर कांग्रेसी। अब ज्ञानी जैल सिंह 3 साल तक जेल में रखे रहे, और जब पूछा जाए अरे विचार कर रहे थे, विचार कर रहे ये तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाता है, नहीं तो कहेगा राष्ट्रपति थे, यही कुछ तो अधिकार बनाते हैं। अब खाली JB वीटो थोड़ा एक्सप्लेन लिख लो, बस काम खत्म। 3 लाइन में जाना, JB वीटो हेडिंग डाल दीजिए,
तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा क्लियर। व्यावहारिक या पूरी तरह व्यावहारिक, यह पूरी तरह व्यावहारिक है। व्यावहारिक मीन्स राष्ट्रपति के व्यवहार पर डिपेंड है, उसे प्रयोग कैसे करें। यह पूरी तरह व्यावहारिक है। दूसरा पॉइंट राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को भेजा जाता है तो 10 दिन के अंदर उत्तर देने का प्रावधान है। 10 दिन के अंदर उत्तर देने का प्रावधान है। परंतु जेबी वीटो के तहत वह इसे अनिश्चित काल तक रोक सकता है। अनिश्चित काल तक रोक सकता है। परंतु वह जेबी वीटो के तहत किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकता है। बहुत बढ़िया बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग आगे पॉलिसी, इतनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ये चीज़ जो मैंने आपको लिखवाई है ये मैं बताऊँ कहाँ से, ये आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि गारंटी देते हैं ये यूपीएससी का जवाब में से कोई बच्चा तैयारी करेगा किसकी, जब पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्टिव विषय लेगा तो वहाँ पर ये चीज़ें बताई गई। लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि आगे आपको अच्छे एग्जाम देना है तो आपको प्रॉब्लम कभी ना है क्या होता है वीटो। अब भारत का वीटो क्या होता है, अभी तो मैंने सिर्फ वीटो बताया है। किसी से पूछे वीटो क्या होता है तो किसी विषय पर संबंधित कोई भी चीज़ है उसको रोकना या स्थगित करना वीटो संबंधित है। ऐसी शक्ति जो किसी विषय को रोक दे, उसके बाद फिर आप उसको वीटो बताओ। निरपेक्ष वीटो क्या होता है, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, जेबी वीटो क्या होता है, पूरा डिटेल से बताएंगे। ऐसा वीटो जिसको काटा न जा सके, जिसको किसी चीज़ को समाप्त कर दे, है ना, रोक दे। क्वालिफाइड वीटो जिसको विशेष बहुमत 2/3 से पास होना पड़े। सस्पेंसिव वीटो जिसको साधारण बहुमत से पास होकर स्थगित किया। लेकिन जेबी वीटो जो अनिश्चित काल तक जेब में रखा जाए। पहले वाले का अमेरिका में प्रयोग होता है, ब्रिटेन में प्रयोग होता है, फिर अमेरिका में, फिर फ्रांस में और फिर अमेरिका में, है ना। अब भारत के वीटो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कितने प्रकार के वीटो प्राप्त हैं, फिर फंस जाएंगे, है ना। हर सिस्टम में फंसेंगे, मुझे मालूम हर सिस्टम में। अब आपको ऑप्शन आ गया, भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किन वीटो का प्रयोग करता है। 4 प्रकार के वीटो है ना, चारों को करता है। जेबी वीटो करेगा भारत का राष्ट्रपति, जेबी वीटो करता है ना। ये तो कह रहा है जेबी वीटो भी प्रयोग करते हैं। साधारण बहुमत से कैंसिल हो जाए। राष्ट्रपति 3 प्रकार के, है ना, हमारे राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो दिए गए, है ना। जेबी वीटो तो जेबी वीटो को प्रयोग सबसे पहले ज्ञान जैल सिंह